अब टाइम आ गया है कंप्यूटर के बाद में सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने का। बिल गेट्स और पॉल एलन लेक्साइड हाई स्कूल में मिले थे। एलन गेट्स से 2 साल बड़े थे, फिर भी दोनों पक्के दोस्त बन गए। दोनों स्कूल के कंप्यूटर रूम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक सीख रहे थे। गेट्स 1955 में पैदा हुए थे, इसीलिए उन्हें रेडियो और सर्किट जैसे हार्डवेयर की चीजों से खेलने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन बात अगर सॉफ्टवेयर की हो तो वो इतने जीनियस थे कि बेसिक में मास्टर हो चुके थे। गेट्स ने येल, प्रिंसटन और हार्वर्ड कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और तीनों यूनिवर्सिटीज में उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई। हार्वर्ड में गेट्स ने एक प्रोग्रामर के तौर पर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया। वहां वो अपने स्पेयर टाइम में स्पेस वॉर भी खेलते थे और दोस्ती के साथ हैंग आउट भी करते थे। लेकिन अपने सोफोमोर ईयर के एंड तक उन्होंने कॉलेज ड्रॉप करने का मन बना लिया था। गेट्स ने एलन को भी ड्रॉप आउट करने के लिए एनकरेज किया ताकि दोनों मिलकर के अपनी कंपनी खोल सके। तो एक दिन एलन ने उन्हें पॉपुलर मैगजीन की कॉपी दी और बोला कि हे, ये चीज हमारी नॉलेज के बगैर हो रही है। और फिर क्या था, दोनों दोस्तों के लिए ऑल्टेयर एक गेम चेंजर बन गया जिसने उनका सपना पूरा किया। गेट्स और एलन ने डिसाइड किया कि वो बेसिक को ऑल्टेयर के साथ कॉम्पिटेबल बनाएंगे। उन्होंने मिट्स में फोन किया और एड रॉबर्ट्स को बताया कि उनके पास कोड है, जबकि रियलिटी में उनके पास अभी कोई कोड ही नहीं था और वो शुरू करने जा रहे थे। उनके पास ऑल्टेयर नहीं थे, इसीलिए एलन ने पीडीपी 10 से शुरू किया। इसी दौरान गेट्स कोड सोच सोचकर एक येलो पैड पेपर पर लिखते रहे। इस बारे में उनका कहना था कि ये अब तक का सबसे कूल प्रोग्राम है जो मैं लिख रहा हूँ। प्लेन से एल्बुक्यूरिक्यू जाते हुए एलन कमांड्स कंप्लीट कर रहे थे जिससे ऑल्टेयर बेसिक को अपनी मेमोरी में एक्सेप्ट कर सके। इसमें टोटल 21 लाइंस थी, जिनमें हर लाइन के अंदर 3 डिजिट नंबर थे। इस कोड को ऑल्टेयर टेलीटाइप के अंदर लोड होने में 10 मिनट लगे। उस टाइम मिट्स के ऑफिस में हर कोई नर्वस था, लेकिन फिर कंप्यूटर स्विच ऑन हुआ। इसने टाइप किया मेमोरी साइज। एलन ने जवाब में टाइप किया 7186। ऑल्टेयर ने आंसर दिया ओके। फिर एलन ने प्रिंट 2+2 टेस्ट किया और कंप्यूटर ने आंसर दिया 4। गेट्स ने इंसिस्ट किया कि रॉबर्ट्स के साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट होना चाहिए। मिट्स को 10 साल के लिए सॉफ्टवेयर यूज करने का लाइसेंस मिल गया। हर ऑल्टेयर पर उन्हें $30 मिलने थे और साथ ही रॉबर्ट्स दूसरी कंपनीज को भी सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए सब लाइसेंस दे सकते थे। गेट्स और एलन ने अपनी न्यू कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा और अगले 6 सालों में माइक्रोसॉफ्ट ने IBM के साथ एक फेमिलियर एग्रीमेंट किया। गेट्स ने कहा कि हम ये श्योर कर सकते हैं कि हमारा ये सॉफ्टवेयर हर टाइप की मशीन में काम कर सकता है, जिससे हार्डवेयर मेकर्स नहीं बल्कि हम मार्केट को डिफाइन करेंगे। तो ये रही सॉफ्टवेयर के बारे में बात। अब जानते हैं द वेब के बारे में। 1960 में इंटरनेट आया, लेकिन इसे कॉमन मैन तक पहुंचने में 3 डेकेड्स लग गए। एक टाइम ऐसा था जब इंटरनेट कुछ ही बिजनेसमैन लोगों के कंट्रोल में था और सिर्फ इसके सब्सक्राइबर ही इसे यूज कर सकते थे। लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने और कनेक्ट होने की ह्यूमन नीड ने सब कुछ चेंज करके रख दिया। धीरे धीरे लॉ पास होते गए जिससे इंटरनेट सब यूज कर सके। हालांकि 1980 में इंटरनेट अभी भी काफी फ्रेगमेंटेड और अनऑर्गेनाइज्ड था, जिसके चलते ब्रिलियंट इनोवेटर्स ने गोल बना लिया था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबको आपस में लिंक किया जाए। ऐसे ही एक इनोवेटर्स थे टिम बर्नर्स-ली। ली एक जीनियस प्रोग्रामर थे जो कि CERN यानी कि CERN के लिए काम करते थे। उनका फर्स्ट बिग आइडिया था हाइपर टेक्स्ट। उन्होंने टेक्स्ट में कोड्स डाले ताकि जब यूजर्स क्लिक करें तो डायरेक्ट उस इंफॉर्मेशन से लिंक हो जाए जो उन्हें चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ली ने URLs, HTTP और HTML का आइडिया भी कॉन्सेप्टुलाइज्ड किया। और जब भी ली ने अपना आइडिया CERN यानी कि CERN में अपने सुपीरियर्स के सामने रखा तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने उसे बोला कि तुम्हारा आइडिया अच्छा तो है लेकिन क्लियर नहीं है। उस टाइम ली को एक बढ़िया पार्टनर मिला जो उसके साथ कोलैबोरेट करने को तैयार था। रॉबर्ट कैलियो बेल्जियम का एक इंजीनियर था। उसे ली के वर्क में पोटेंशियल नजर आया और ली की तरह ही वो भी पब्लिक को हर तरह की इंफॉर्मेशन का एक्सेस प्रोवाइड कराने के फेवर में था। ली अगर विजनरी डिजाइनर था तो कैलियो एक डिजिटल मैनेजर था। ली आइडिया सोचता था जबकि कैलियो उन्हें रियलिटी में उतारता था। दोनों ने सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को एक ऑफिशियल नाम देने का सोचा। ली को वर्ल्ड वाइड वेब पसंद आया क्योंकि ये सुनने में बड़ा ही सिंपल था और याद रखने में इजी था, और इस तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब ने अपनी लंबी उड़ान भरी। CERN इसे पेटेंट कराना चाहता था लेकिन ली ने मना कर दिया क्योंकि वो वेब को सबके लिए फ्री और ओपन सोर्स बनाना चाहते थे। ली चाहते थे कि हर कोई इसे यूज कर सके और मॉडिफाई कर सके ताकि लोग वेब के थ्रू इंफॉर्मेशन को शेयर करें और कोलैबोरेट। तो ये थी कहानी द वेब की। और अब आगे जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसके बारे में आजकल काफी बातें होती है। इमिटेशन गेम में एलन टर्निंग ने प्रपोज किया कि कोई भी कंप्यूटर ह्यूमन की तरह प्रिटेंड कर सकता है। ये मशीन किसी को भी उल्लू बना सकती है, बुद्धू बना सकती है, फूल बना सकती है कि ये एक रियल इंसान है। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है जो टेस्ट पास कर सके। इसीलिए सवाल का जवाब कि क्या मशीन वाकई में सोच सकती है का जवाब होगा नहीं।
क्योंकि वे सोच नहीं सकते, बल्कि उन्हें तो बस ऐसा करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। अगर आप गूगल से पूछे रेड सी कितना डीप है तो ये तुरंत जवाब देगा 7,254 फीट, यानी कि 7,254 फीट। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि क्या क्रोकोडाइल बास्केटबॉल खेल सकता है, तो गूगल भी कंफ्यूज हो जाएगा। कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो लर्न नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते और कभी भी हमारी तरह इंटरैक्ट नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये, कंक्लूजन ये निकलता है, आपने इस किताब में ट्रांजिस्टर के बारे में जाना, आपने माइक्रोचिप्स और माइक्रो प्रोसेसर के बारे में भी जाना, आपने ये भी सीखा कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पुराने इनोवेशंस पर बेस्ड है। आपने यहाँ स्पेस वॉर, ऑल्टेयर 8800 और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में भी जाना। आपने ये भी सीखा कि जब इनोवेटर्स आपस में कोलैबोरेट करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं टीम वर्क की तरह, तो वो और ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। आपने बेल लैब्स और इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में भी सीखा। सिलिकॉन वैली की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज ऐसी जोड़ियों से शुरू हुई जो कैरिज्मेटिक, विजनरी और प्रैक्टिकल इंजीनियर थे। इनोवेटर्स को ऐसे एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है जहां पर वो अपने आइडियाज को शेयर कर सके और पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सके। डिजिटल रेवोल्यूशन का यही कोर है कि जब क्रिएटिव लोग आपस में कोलैबोरेट करके कुछ न्यू इन्वेंट करते हैं तो एक नए एरा की शुरुआत होती है, एक नई सदी की शुरुआत होती है। अगर कोई चीज हम इन स्टोरीज से सीख सकते हैं तो वो है नो मैन इज एन आइलैंड।